भूमि का दंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ और आज हम बात करेंगे चारधाम यात्रा से हटा विराम। उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा पर आज नैनीताल हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर लगी रोक को हटा दिया है। कोर्ट ने यात्रा शुरू करने को लेकर राज्य सरकार द्वारा दायर शपथ पत्र पर सुनवाई की। सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपने 28 जून के फैसले जिसमें यात्रा पर रोक लगाई गई थी उसे हटा दिया। कोर्ट ने सरकार को कोविड नियमों का पालन करते हुए प्रतिबंध के साथ चारधाम यात्रा शुरू करने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट के फैसले का सभी ने स्वागत किया है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा पर आज नैनीताल हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर लगी रोक को हटा दिया है। कोर्ट ने यात्रा शुरू करने को लेकर राज्य सरकार द्वारा दायर शपथ पत्र पर सुनवाई की। सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपने 28 जून के फैसले जिसमें यात्रा पर रोक लगाई गई थी उसे हटा दिया। कोर्ट ने सरकार को कोविड नियमों का पालन करते हुए प्रतिबंध के साथ चारधाम यात्रा शुरू करने के आदेश दे दिए हैं। आपको बता दें कि मुख्य न्यायाधीश RS चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने बद्रीनाथ धाम में 1200 भक्त या यात्रियों, केदारनाथ धाम में 800 और गंगोत्री में 600 और यमुनोत्री धाम में कुल 400 यात्रियों के जाने की इजाजत दी है। इसके अलावा कोर्ट ने हर भक्त यात्री की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट और 2 वैक्सीन का सर्टिफिकेट ले जाने को भी कहा है। हुई थी और कोर्ट ने अपना जो स्टे है वो वैकेट करवा दिया है और कल से चारधाम यात्रा खुल सकती है। गवर्नमेंट ने एक एफिडेविट फाइल किया था 150 पेज का कोर्ट में, अपनी तैयारी दिखाई थी। तो उसमें हमने कोर्ट को बताया था कि जो उन्होंने डाटा शो किया है वो थोड़ा कम है और हमने कोर्ट से रिक्वेस्ट करी थी कि जो वैक्सीनेशन का जो इनका डोज का है, सेकेंड डोज अभी नहीं लगे हैं, तो सेकेंड डोज लोगों को लगा दिया जाए 30 दिन के अंदर। केरला हाई कोर्ट का ऑर्डर का हमने हवाला दिया था कोर्ट को, तो कोर्ट ने कहा है कि जो व्यक्ति लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं 30 दिन के बाद, केरला हाई कोर्ट के अनुसार। वहीं हाईकोर्ट के फैसले के बाद उत्तराखंड में खुशी का माहौल है और सत्ता और विपक्ष के साथ ही तीर्थ पुरोहितों ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। आज 16 तारीख को जो हाई कोर्ट का डिसीजन आया है और सरकार ने इस पे फैसला लिया है, ये बहुत खुशी की बात है और हमें चार धाम वालों को बहुत खुशी हो रही है कि यात्रा खुली है। तो जिस प्रकार से भी चाहिए 1 महीने भी चलती है तो किसी न किसी का भला होगा, घोड़े खच्चर वालों का होगा, होटल व्यवसाय वालों का होगा। कि चाहे वो छोटी शुरुआत के ही रूप में, लेकिन चारधाम यात्रा की शुरुआत का आदेश माननीय न्यायालय ने दिया है। कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जो दबाव बनाया और आज माननीय न्यायालय में हमने अपनी ओर से भी जो वकील उत्तराखंड की जनता के पक्ष को रखने के लिए वहां पर भेजे, ये उसी का परिणाम है कि आज सरकार ने उचित जो आवश्यक कोर्ट को आश्वासन चाहिए थे वो आश्वासन वहां पर रखे और उसके परिणाम स्वरूप माननीय न्यायालय ने राहत दी है। निश्चित ही देखिए, लगातार हम लोग माननीय न्यायालय से आग्रह कर रहे थे कि जल्द इस पे जो है, क्योंकि चारधाम यात्रा एक आर्थिक रूप से हमारे देवभूमि के लिए बहुत मजबूत दृष्टिकोण है, महत्वपूर्ण एक यात्रा है जिससे लोगों की आजीविका चलती है और निश्चित ही उच्च स्तरीय कमेटी के माध्यम से हम इस यात्रा का आयोजन कराएंगे। और चूंकि कोविड जैसी महामारी पूरे विश्व में जो फैली हुई है, इन सभी प्रोटोकॉल्स का, नियमों का ध्यान रखते हुए हम अच्छी एक यात्रा कराएंगे जिससे हमारे देवभूमि में पर्यटन को बढ़ावा भी मिले और हर जो पर्यटन है और हमारे देवभूमि के लोग हैं वो सब सुरक्षित रहें। कुल मिलाकर जहां एक और नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले से उत्तराखंड में खुशी का माहौल है, लेकिन सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल करने से अधिकांश समय चारधाम यात्रा का निकल चुका है।
दूसरा सवाल ये है कि क्या सरकार नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश का पालन कर पाएगा। इससे भी बड़ा सवाल ये है कि तीसरे लहर के खतरे के बीच यात्रा कब तक चल पाएगी, ये भी देखना होगा। देहरादून से के न्यूज़ इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। क्या तमाम नियमों का पालन सरकार करा पाएगी, ये बड़ा सवाल है। उसके साथ ही साथ तीसरी लहर का भी संकट मंडरा रहा है, उसको भी देखना है। और दूसरी तरफ जो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको देवभूमि के दंगल में बता रहे हैं, चारधाम यात्रा से फिलहाल विराम हट गया है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी इसलिए है क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में चारधाम यात्रा से वो तमाम लोग जुड़े हुए हैं जिनकी रोजी रोटी इससे चलती है, जिनकी ज़िंदगी इस चारधाम यात्रा से चलती है। फिलहाल उनके लिए ये बहुत बड़ी खुशी का सबब है। लेकिन इन सब के बीच हमें ये भी ध्यान में रखना है कि कोरोना की तीसरी लहर का संकट भी सर पर है, लिहाजा उसके मद्देनज़र एहतियात के साथ चारधाम यात्रा शुरू करनी है। फिलहाल कोर्ट की तरफ से इजाज़त दी गई है और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तमाम गेस्ट हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ प्रभाकर उनियाल भाजपा नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभाकर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कमलेश रमन कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। शिव भट्ट अधिवक्ता हाईकोर्ट नैनीताल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका शिव भट्ट जी। और राजेश सेमवाल तीर पुरोहित गंगोत्री धाम से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही हो सर। राजेश जी, सबसे पहला सवाल आपसे, बड़ा फैसला कोर्ट की तरफ से ले लिया गया है। चारधाम यात्रा पर जो विराम था वो फिलहाल हटा लिया गया है, क्या कहेंगे राजेश जी आप? तो शायद राजेश जी तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। शिव भट्ट हमारे साथ हाईकोर्ट अधिवक्ता है। शिव भट्ट जी, आप क्या कहेंगे, क्या कुछ कोर्ट में हुआ? मैं चाहूँगा कि जो दर्शक तमाम देख रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर किस तरह की सुनवाई हुई, किस तरह के पक्ष रखे गए और उसके मद्देनज़र हाई कोर्ट ने ये फैसला लिया, मैं जानना चाहूँगा आपसे। जी, आज सरकार ने एक शपथ पत्र दाखिल किया था जिसमें रिक्वेस्ट करी गई थी कि आप स्टे हटाएं। तो हमने उस शपथ पत्र का समर्थन करते हुए यह बताया कोर्ट को कि शपथ पत्र में जो भी लिखा गया है, इन्होंने बहुत अच्छा एक शपथ पत्र फाइल किया था सरकार ने, जो मिटिगेशन मेजर्स दिए गए थे। तो मिटिगेशन मेजर्स में लेकिन कुछ तथ्य थे जो कि काफ़ी कम थे। तो हमने रिक्वेस्ट करी थी गवर्नमेंट से प्लस जज साहब से कि वो जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है, पब्लिक फैसिलिटीज़ है, वो ना के बराबर थी तीनों जिलों में। तो हमने रिक्वेस्ट करी थी कि वो थोड़ा बढ़ाया जाए, क्योंकि जिस हिसाब से 1.5 महीने का सिर्फ कार्यकाल रह गया है इस यात्रा का, तो उस यात्रा में ज़्यादातर लोग आएंगे। तो जैसे मेडिकल फैसिलिटीज़ में जितने भी हॉस्पिटल्स थे और CHC PHC थे, उसमें डॉक्टर्स, नर्सेस और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी थी। जो बेड्स थे, वेंटिलेटर बेड्स, ऑक्सीजन बेड्स, वो ना के बराबर थे। तो हमने कोर्ट को रिक्वेस्ट करा कि वो बढ़ाया जाए ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी वो आप उनको पेशेंट को वहाँ रेफर कर सके। अगर वहाँ कोई पैरामेडिकल स्टाफ या डॉक्टर्स ही नहीं होंगे तो वहाँ पे उनका इलाज कौन करेगा। फिर उसके अलावा हमने ये भी बताया कि जो चारधाम में हर धाम में एक मेडिकल एम्बुलेंस, एयर एम्बुलेंस रहे हर चारधाम में। इन केस ऑफ इमरजेंसी किसी को अपलिफ्ट करना हो, किसी भी पेशेंट को हायर सेंटर में, एम्स में भेजना हो या देहरादून भेजना हो, तो तुरंत वो कार्रवाई की जा सके। और जो हेलीकॉप्टर का जो ऑपरेटर होगा, जो जिसके कंट्रोल में रहेंगे, उसके नंबर्स, हेल्पलाइन नंबर्स, रजिस्टर, ये जो इनके वेबसाइट में प्लस डिस्प्ले बोर्ड्स में प्लस प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया में सब जगह दिखाए जाए। कंसर्न DM के नाम, नंबर और जो भी इस चीज को ऑपरेट करेगा, हेलीकॉप्टर को, एयर एम्बुलेंस को, वो दिखाया जाए हर जगह। इसके अलावा हमने कोर्ट को एक और रिक्वेस्ट करी थी, जो 3 जिलों में जो सेकेंड डोज के
पेशेंट्स मतलब व्यक्ति हैं वो 11% या 13% के आसपास है जिनको सेकेंड डोज लगा है। तो एक एक्सेप्शनल केस होता है यूनियन गवर्नमेंट का, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का, कि 84 दिन का गैप पीरियड आप वेट ना करें, 30 दिन के गैप पीरियड के बाद लगा दें। जैसे बाहर जाने वाले व्यक्ति होते हैं, इंडिया से अब्रॉड जा रहे हैं या डिप्लोमेट जा रहे हैं या खिलाड़ी जा रहे थे जो अभी ओलंपिक गेम्स हुए थे, तो उनको 30 दिन के बाद सेकेंड डोज लगाया गया। और एक केरला हाई कोर्ट की जजमेंट आई थी जो हमने कोर्ट को बताया, दिखाया कोर्ट को, केरला हाई कोर्ट की जजमेंट। उसमें कहा गया था कि जो व्यक्ति ये चाहता है कि मेरा सेकंड डोज 30 दिन के बाद लग जाए, उनको लगा दिया जाए। तो कोर्ट ने हमारा आवेदन स्वीकार करते हुए लेकिन शिवभट्ट, जो तमाम बातें जिसे कह सकते हैं कोर्ट की तरफ से कई तैयारियों को लेकर सरकार की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया है? कब तक ये तमाम चीजें जिसे कह सकते हैं? सरकार ने कहा है कि ये सारी सुविधाएं हमारे पास तुरंत उपलब्ध है, हम कल से भी खोल सकते हैं यात्रा। तो कोर्ट ने कहा है कि अगर आपके पास इंजाम है तो आप कल से खोल लीजिए। प्लस इसके जो इंजाम ये कह रहे हैं कि हो गए हैं, उसको चेक एंड बैलेंस करने के लिए सरकार, हमारे कोर्ट ने, हमारे सिविल जज सीनियर डिवीजन होते हैं जिसको कहते हैं सेक्रेटरी लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, उनको यह निर्देश दिया है कि आप हर दिन इन 4 धामों की व्यवस्थाओं को देखेंगे, क्या कमियां हैं, क्या कमियों को दूर करना है, उसकी रिपोर्ट सीधे हमारे चीफ जस्टिस साहब को भेजेंगे। हर हफ्ते रिपोर्ट्स जाएंगी सेक्रेटरी लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की कि कहीं सरकार कोई ढील तो नहीं दे रही, यात्रियों को कोई परेशानी तो नहीं हो रही, मेडिकल फैसिलिटीज उपलब्ध हैं या नहीं। तो बड़ी बात शिवभट्ट साहब ने साफ तौर पे कही। प्रभाकर उनियाल जी भी हमारे साथ हैं। प्रभाकर उनियाल जी, कोर्ट ने तो जिसे कह सकते हैं बड़ा फैसला दिया, राहत दी है, लेकिन इस बीच बड़ी जिम्मेदारी भी सरकार के कंधों पे डाल दी है। उस जिम्मेदारी को कैसे पूरा करेंगे और चारधाम यात्रा कब से शुरू होगी, सर बताएं। देखिए, निर्णय आया है माननीय उच्च न्यायालय का। सरकार की इच्छा है कि चारधाम यात्रा शीघ्र प्रारंभ की जाए और जैसे ही अब निर्णय का अध्ययन होगा, सभी व्यवस्थाएं परीक्षण करने के बाद सरकार जल्दी से जल्दी यात्रा प्रारंभ करेगी। हमें ऐसा विश्वास है। सरकार का प्रवक्ता ही इसमें कोई उत्तर दे सकते हैं। मैं तो सरकार की ओर से तो यहाँ प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन जल्दी से जल्दी यात्रा प्रारंभ हो जाएगी, ये तय है। और दूसरी बात है कि सरकार के प्रयासों से, जनता की भागीदारी से, जनता के प्रयासों से ये कोरोना पर नियंत्रण पा लिया गया है और बहुत बड़ी संख्या में लोगों को पहली डोज लगी है, बहुत बड़ी संख्या में सेकेंड डोज भी लगी है। तो स्थिति नियंत्रण में है और जो इस दौरान कोविड काल के दौरान जो चिकित्सा सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं पर बहुत अच्छी तरह से ध्यान दिया गया है, सुविधाएं दुरुस्त की गई हैं और उसका लाभ तीर्थ यात्रियों को मिलेगा। और दूसरी बात है कि माननीय न्यायालय ने इस पर कुछ सीमा भी लगाई है कि ये नहीं कि हमने अनुमति दे दी तो सीधे भगदड़ मच जाए। सीमा लगाई है, उस सीमा का पालन होगा। कितने यात्री किस धाम में आएंगे उस पर जब नियम का पालन होगा, वो कोटा उसका पालन होगा, तो बाकी सारी व्यवस्थाएं भी अपने आप ही नियंत्रण में रहेंगी। और एक बार ये सफल हो जाता है तो फिर संख्या बढ़ भी जाएगी। माननीय न्यायालय के पास जाकर के फिर वो संख्या भी की जा सकती है। हाँ प्रभाकर जी बोले, आपकी आवाज आ रही है। इस प्रकार से लगता है कि बहुत जल्दी यात्रा सुचारू रूप से प्रारंभ हो जाएगी और इसके कारण से बहुत लंबे समय से प्रदेश के लोग, तीर्थ पुरोहित और सारा जो समाज है वो प्रतीक्षा कर रहा था कि यात्रा जल्दी प्रारंभ हो। सबकी इच्छा थी और माननीय न्यायालय ने ये इच्छा, इसका सम्मान किया है और सभी चीजों को देखते हुए विवेकपूर्ण निर्णय न्यायालय का आया है सामने। और अभी लगता है कि इस प्रदेश को प्रभाकर जी, मेरा सवाल है, क्या मौजूदा वक्त में आपको लग रहा है कि यात्रा को जल्द से जल्द शुरू करने के लिए पूरा सिस्टम, पूरा महकमा तैयार है? देखिए, सरकार ने एफिडेविट किया तो अध्ययन करने के बाद, सुनिश्चित करने के बाद ही एफिडेविट दिया है। हवा में नहीं दिया एफिडेविट की, कुछ भी नहीं है और झूठा एफिडेविट दे दे, ऐसा नहीं हुआ। सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए, अपनी स्थिति को पूरी देखते हुए उसके बाद ही तो एफिडेविट दिया है कि हमारी तैयारी हम कल से प्रारंभ कर सकते हैं। ये न्यायालय में कहा है। अभी जो विद्वान अधिवक्ता है उन्होंने ये बात बताई है। तो इसका मतलब है तैयारी तो सरकार के स्तर पर ठीक है। तो सरकार की तरफ से पूरी तैयारी की गई है।
ये साफ तौर पर प्रभाकर उनियाल जी का कहना है, जो भाजपा नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हमारे साथ राजेश सेमवाल तीर्थ पुरोहित हैं, वो भी जुड़ गए। राजेश सेमवाल जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी 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 जी। राजेश जी, कोर्ट ने जो फैसला लिया उसको लेकर आप क्या कहेंगे, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा। आज माननीय हाईकोर्ट ने जो यात्रा को खोलने के लेकर जो अपना निर्णय दिया है, उसका सभी तीर्थ पुरोहितों ने जो है हार्दिक स्वागत करते हैं। इससे पूर्व हमारी 11 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता हुई और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस दिन भी आश्वस्त किया था कि 11 तारीख को जो है उन्होंने हमें आश्वस्त किया था कि 16 तारीख से जो है माननीय हाईकोर्ट में हमने एफिडेविट फाइल कर रहे हैं और यात्रा खुल जाएगी। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी का भी हार्दिक आभार करते हैं कि उनके सफल प्रयास से यात्रा खुली है। और यात्रा का बहुत लंबा समय अब नहीं रहा, ये अगर पहले हो जाती तो बहुत अच्छा रहता, क्योंकि ये लाखों लोगों के जो है रोजी रोटी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। इसमें डंडी कंडी घोड़ा खच्चर तमाम तीर्थपुर तमाम लोगों का व्यवसाय जो है इस व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। लेकिन देर से सही, लेकिन अच्छा निर्णय हुआ है और हम माननीय मुख्यमंत्री जी का व्यक्तिगत रूप से आभार व्यक्त करते हैं। और उन्होंने हमें जो है उस दिन भी आश्वस्त किया कि देवस्थानम बोर्ड जो है ना, हम उस पर पुनर्विचार करेंगे। तो जैसे ही उन्होंने सकारात्मक संकेत दिया, वैसे जो यात्रा भी खुल गई। और इसको माना जाना चाहिए, यदि आप धर्म के प्रति और सनातन धर्म के प्रति अगर सच्चे मन से सोचेंगे, सही ढंग से सोचेंगे, तो निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी और ये यात्रा बहुत अच्छे ढंग से चलेगी। और उत्तराखंड सरकार को जो है शीघ्र ही देवस्थानम बोर्ड को भी भंग कर देना चाहिए और पुरानी व्यवस्था को जो है लागू करना चाहिए। लेकिन इस बीच राजेश जी, अगर हम बात करें, भाई बड़ा फैसला कोर्ट की तरफ से लिया गया, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी जिसे कह सकते हैं सरकार पर भी है, तीर्थपुर समाज पर भी है कि इस कोरोना काल में यात्रा को सही तरह से चलाया जाए, ताकि कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कई जगहों पर संक्रमण और वायरल के मामले देखने को मिल रहे हैं, वो ना देखने को मिले। आपको लगता है मौजूदा वक्त में सरकार ने जो बात कोर्ट में रखी है, तो सिस्टम पूरी तरह से तैयार है चारधाम यात्रा के लिए? का और शासन का जो है सहयोग करते आए हैं। और पिछले वर्ष भी जब यात्रा खुली तो श्री पांच मंदिर समिति गंगोत्री ने तमाम तीर्थ पुरोहितों ने जो बहुत बेहतर ढंग से, बहुत अच्छे ढंग से जो है उसका संचालन किया। और उत्तराखंड सरकार के प्रयास से और माननीय उच्च हाईकोर्ट के निर्देश के आधार पर जो यात्रा खुली है, मंदिर समिति गंगोत्री और तमाम तीर्थ पुरोहित जो है सरकार का सहयोग करेंगे, प्रशासन का सहयोग करेंगे और बहुत बेहतर ढंग से इस यात्रा का संचालन करेंगे। कहीं किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। और जो सरकार के द्वारा अभी गाइडलाइन जारी की जाएगी और माननीय हाईकोर्ट के द्वारा भी जो गाइडलाइन जारी की जाएगी, उसका पूर्ण रूप से पालन होगा और उसी के अनुरूप जो है यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं की जाएगी और प्रशासन को भी जो है सहयोग किया जाएगा। हमारे यहाँ गंगोत्री में तमाम व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो सैनिटाइजर से लेकर के हो, चाहे किसी भी चीज से, तमाम व्यवस्थाएं हमारे पास उपलब्ध है। हम बहुत अच्छे ढंग से यात्रा को जो संचालन करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसको लेकर तीर्थ पुरोहित समाज की तरफ से आश्वस्त किया जा रहा है। कांग्रेस नेता हमारे साथ कमलेश रमन जी भी हमारे साथ हैं। कमलेश रमन जी, कोर्ट के फैसले को लेकर कांग्रेस क्या सोचती है, मैं जानना चाहूंगा आपसे। देखिए, बहुत अच्छी बात है और धन्यवाद करना चाहेंगे हम अपने हाई कोर्ट का कि उन्होंने संज्ञान लिया, लोगों की जन भावनाओं को देखते हुए ये इतना अच्छा निर्णय उन्होंने दिया। क्योंकि इस प्रदेश के अंदर अगर यात्रा चलती है तो जितने हमारे हजारों लाखों लोग जो बेरोजगार इस समय हुए हैं कोरोना काल के दौरान, उनको रोजगार मिलने की बात इसमें शुरू हो जाएगी। और जब यात्रा चलेगी तो जाहिर सी बात है कि देश प्रदेशों से लोग यहाँ आएंगे, तो जितने भी हमारे लोग वहाँ डंडी खंडी प्रसाद वाले जो लोग थे, उन लोगों को रोजगार मिलने की बात होगी। पर मैं इसमें थोड़ा सा कहना चाहूंगी कि हर चीज के लिए हाई कोर्ट ही क्यों संज्ञान लेता है, सरकार इस चीज की पहल क्यों नहीं करती है। अभी आपने देखा होगा कि काफी लंबे समय से हमारे तीर्थ पुरोहित इस लड़ाई को लड़ रहे थे कि भाई यात्रा शुरू की जानी चाहिए, क्योंकि हमारे लोग जो पहाड़ों में जो रोजी रोटी कमाते थे वो बेरोजगार हो चुके हैं। सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया। जब उनको लगा कि पूरी रोड पर, सड़कों पर, गांव गांव तक जहां हमारी यात्रा चलती है, वहां के लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया, हमारे तीर्थ पुरोहितों ने प्रदर्शन शुरू किया, क्योंकि हमारा जो उत्तराखंड है वो धर्म नगरी कहलाता है। और अगर धर्म नगरी में हमारे पंडित, हमारे तीर्थ पुरोहित अगर अनशन, धरना, प्रदर्शन या विरोध करते हैं सरकार का, तो आप समझ सकते हैं कि वो सरकार किस तरह का कार्य कर रही होगी जन भावनाओं के विरुद्ध।
अब आज अगर हाईकोर्ट ने ये संज्ञान लेकर के निर्णय दिया है, उसका स्वागत हम तमाम सभी जितने उत्तराखंड के वासी हैं सब लोग धन्यवाद करते हैं। और जितनी जो गाइडलाइन सरकार को मिलेगी, जो हमारे जो यात्री आएंगे उनके लिए जो गाइडलाइन होगी उसको वाकई वो पूरा करेंगे और सुख सुविधाओं का ध्यान रखेंगे, क्योंकि जो क्षेत्रों से लोग वहां पहुंचेंगे दर्शन करने के लिए, उनके लिए रास्ते में क्या इंतजाम होंगे ये तो अब सरकार की देखने वाली बात होगी। और सरकार ने कितना इंतजाम किया है ये भी देखने वाली क्या बात लगता है होगी, कमलेश रमन जी, मौजूदा वक्त पे सरकार के इंतजामात काफी है? क्योंकि कोर्ट में तमाम दावे किए गए हैं जिसके आधार पर हाई कोर्ट ने यह फैसला लिया है। मौजूदा वक्त में देखिए, अगर सरकार की मंशा पहले से होती यात्रा करने की तो वो इतना धरना प्रदर्शन ना झेलती। इस प्रदेश के अंदर यात्रा को लेकर के जो धरना प्रदर्शन इस समय हुए सड़कों पर, हमारे जो तीर्थ पुरोहित हैं उन्होंने बिल्कुल सामने आकर के बैकफुट पे आकर के विरोध किया सरकार का, सरकार से अपील की कि ये यात्रा खोली जाए। लेकिन सरकार की ऐसी मंशा नहीं थी, क्योंकि आधे से ज्यादा वक्त हमारी यात्रा का बीत चुका है। अब जो थोड़ा सा समय बचा है, अगर उसमें सरकार बहुत अच्छे से कार्य करेगी तो मुझे लगता है कि जितने भी प्रदेशों से आने वाले यात्री होंगे उनको उनकी सुख सुविधा का ध्यान रखा जाना चाहिए। आपको जो हमारे जो लोग बेरोजगार हैं, जो पलायन होकर के यहाँ आए हैं, जो उन क्षेत्रों में प्रसाद लगाते हैं, कंडी लगाते हैं या खच्चरों से हमारे जो यात्रियों को ढोते हैं, अन्य बहुत सारी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जिन लोगों के माध्यम से लोगों का वहाँ पालन पोषण होता है, जिनका भरण पोषण होता है। अगर उनका ध्यान सरकार रखती तो मुझे लगता है इतनी बेरोजगारी आज उत्तराखंड में नहीं होती। आज हाई कोर्ट ने दिशा निर्देश दिया है, उसके तहत आप सरकार कह रही है कि यात्रा सुचारू करेंगे, तो बहुत अच्छी बात है। हम भी धन्यवाद करते हैं सरकार का कि अगर सरकार पैरवी करती तो पहले से करनी चाहिए थी। अगर सरकार को जनता की इतनी चिंता थी तो पहले से पैरवी करनी चाहिए थी। पर बहुत अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए, जैसे अभी हमारे पुरोहित जी ने कहा, बहुत अच्छी बात है कि अगर सरकार ने कोई पहल करी है। पर देखने वाली बात ये होगी कि इस समय जब यात्रा सुचारू होगी, हमारे यात्रियों को कितनी सुख सुविधाएं मिलती है, कितनी मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, कितनी चीजों का ध्यान रखा जाता है, उनके आवास का ध्यान रखा जाता है, उनके खान पीन का ध्यान रखा जाता है, उनकी स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है, ये सारी चीजें हैं। और जितना अभी हमारे कोरोना काल में जो लोग बेरोजगार हुए हैं, जो पलायन होकर के हमारे साथी जो प्रदेशों से पहुंचे हैं, उनकी सुख सुविधाओं का कितना ध्यान सरकार रख रही है। मेरा कहने का सिर्फ इतना आशय है कि हर चीज को हाई कोर्ट क्यों संज्ञान लेता है सरकार की, चाहे शिक्षा के मामले में हो, चाहे पलायन के मामले में हो, चाहे कोरोना के मामले में हो, चाहे आपकी वैक्सीन के मामले में, हर चीज के मामले में हाई कोर्ट संज्ञान लेता है। तो इससे तो ऐसा लगता है कि सरकार तो चला रहा है हमारी। मैं चाहूंगा कि इसका जवाब ले लीजिए। प्रभाकर जी के पास आऊंगा और इस सवाल का जवाब भी मैं लूंगा। फिलहाल चारधाम यात्रा को लेकर जो विराम है वो हटा दिया गया, लेकिन इसके बावजूद ये सोचने और समझने की जरूरत है कि बड़ी जिम्मेदारी है सरकार के कंधों पर। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चारधाम यात्रा को लेकर जो हाईकोर्ट ने फैसला लिया उसको लेकर हम बात कर रहे हैं। फिलहाल रोक हटा दी गई है। हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर जो रोक लगी हुई थी जून से, उसको फिलहाल हटा दिया है, जिसको लेकर तीर पुरोहित समाज में और तमाम लोगों में बहुत खुशी भी देखने को मिल रही है। प्रभाकर जी भी हमारे साथ है। प्रभाकर जी, आपने सुना थोड़ी देर पहले कांग्रेस प्रवक्ता हैं कमलेश जी जिन्होंने कहा साफ तौर पे, उसी बात को मैं आगे बढ़ाना चाहूँगा। आखिर हर मामले में कोर्ट को ही क्यों आगे आना पड़ता है? भाई अगर ये फैसला लेना था, जब तमाम हमने देखा तीर पुरोहित आंदोलित हो गए, बड़े पैमाने पर लोगों ने अपनी बात रखने के लिए नए नए तरीके से अपनी बात सरकार तक पहुंचाई,
तो इस चीज का फैसला पहले कर लेना चाहिए था या तैयारी पहले कर लेनी चाहिए थी। इतने दिन निकल गए, अब तो यात्रा के कुछ ही दिन बचे हुए हैं। हेलो, हाँ प्रभाकर जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ये तो ठीक, पता नहीं स्क्रीन गायब हो गया मेरा। जी आपकी आवाज आ रही है हम तक? हाँ, आवाज तो आ रही है, आपकी स्क्रीन गायब हो गया मेरे। जी कोई बात नहीं है प्रभाकर जी, आप सवाल का जवाब दें, हम आपको सुन पा रहे हैं। देखिए, हमारी सम्मानित प्रवक्ता कांग्रेस की, उनको जो न्यायालय की जो प्रक्रिया है, न्यायालय की प्रक्रिया की जानकारी होती तो इस प्रकार की बात हो नहीं थी। लोग वहां पर गए हैं कोरोना को देखते हुए, लोगों ने निवेदन किया वहां पर न्यायालय के समक्ष की यात्रा पर सरकार ने क्यों नहीं किया प्रभाकर जी? सरकार ने क्यों सुनिए, नहीं किया? आप प्रभाकर जी, यहाँ पर आप लड़ने नहीं बैठा हूँ मैं। सम्मानित देखिए, हैं, मैं आप लड़ने के सम्मानित लिए नहीं हैं बैठा हूँ, मेरे लिए। आपकी बात धैर्यपूर्वक सुनी। आप नहीं सुनना चाहती बात, अगर आपने तय कर लिया कि मेरी बात नहीं सुननी है तो मैं हाथ जोड़ देता हूँ। मेरी बात कहने दीजिए, मैंने आपकी बात बड़ी धैर्यपूर्वक सुनी। सुन लेते हैं। न्यायालय के पास लोग गए, न्यायालय ने पूरी परिस्थिति देखी। सरकार ने तब भी नहीं कहा कि हम यात्रा प्रारंभ नहीं करना चाहते। सरकार तब भी यात्रा प्रारंभ करना चाहती थी, लेकिन न्यायालय उसमें संतुष्ट नहीं था। कोरोना की स्थिति को देखते हुए न्यायालय ने रोक लगाई थी, सरकार ने यात्रा स्थगित नहीं की थी, सरकार ने यात्रा पर रोक नहीं लगाई। ये माननीय न्यायालय ने रोक लगाई थी और माननीय न्यायालय ने अब रोक हटाई है। न्यायालय ने अपनी लगाई हुई रोक हटाई है सरकार के अनुरोध पर, सरकार के एफिडेविट पर। और अभी आपने बात सुनी है, सम्मानित जो प्रवक्ता, जो अधिवक्ता है उच्च न्यायालय के, उनकी बात सुनी है कि सरकार ने नियंत्रण भी रखा है। जो विधिक परामर्श है, जो सीनियर डिवीजन के जज है, वो भी रिपोर्ट दे दी गई कि उसका अनुपालन हो रहा है कि नहीं हो रहा। सारी बात हाई कोर्ट की निगरानी पर है। अब हाई कोर्ट को मना कर सकते हैं कि आप अपने भूमिका मत निभाइए, आप निगरानी मत कीजिए, कह सकते हैं क्या? लेकिन प्रभाकर जी, काम कर रहा है हाई कोर्ट, प्रभाकर जी, सरकार अपना काम कर रही है, दोनों अगर अच्छा काम करे तो स्वागत होना चाहिए। सरकार न्यायालय से बाहर जाकर के न्यायालय से लड़के काम नहीं करेगी। जी प्रभाकर जी, अगर लोगों ने अपनी बात रखी तो उन्हें कोर्ट को भी ये पता होगा ना कि भाई तैयारियां मुकम्मल नहीं है, लिहाजा रोक लगानी चाहिए। देखिए, कोरोना को देखते हुए अवधारणाएं बहुत प्रकार की चलती हैं, विरोध भी होता है। न्यायालय, उनकी समाचार माध्यमों की भूमिका, सोशल मीडिया की बहुत, वातावरण कैसा समाज में, न्यायालय पर उस सब बातों का भी प्रभाव होता है। मैं भी कुछ कहना चाहूंगी। सुनवाई हुई है, सुनवाई होने के बाद न्यायालय ने उसमें पाया कि ये यात्रा प्रारंभ करना हित में नहीं है, लोक हित में, न्यायालय ने रोक लगा दी। तो क्या न्यायालय के रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था? क्या करना चाहिए था? बिल्कुल, स्थित जो कमियां बताई, उन कमियों को दूर करना है। वो कमियां दूर की, अब न्यायालय संतुष्ट हो गए, संतुष्ट होकर यात्रा प्रारंभ हो गई। तो ये न्यायालय की प्रक्रिया और बहुत सारी बातों पर अब आप देखिए, कांग्रेस की प्रवक्ता में राजनीतिक बात नहीं करना जी, मैं चाहूंगा अभी ठीक है प्रभाकर साहब, मैं चाहूंगा 1 to 1 हो जाए, 1 to 1 हो जाए। न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश प्रभाकर साहब, मैं चाहूंगा 1 to 1 हो जाए, ठीक है। कमलेश जी कुछ कहना चाहती, जल्दी से उनकी बात को मुकम्मल कर लें। जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि प्रभाकर जी ने कहा कि शायद कांग्रेस की प्रवक्ता को जानकारी नहीं है, तो मैं प्रभाकर जी को बता दूं, जिस समय हाई कोर्ट ने रोक लगाई थी उस समय कोरोना का काफी ग्राफ बढ़ा हुआ था, और उस समय हाई कोर्ट ने ये भी कहा था कि अगर सरकार चाहे तो यात्रा को कोरोना की गाइडलाइन के तहत शुरू कर सकती है। शायद मेरे ख्याल से अगर याद हो, हाई कोर्ट ने ये भी कहा था कि आप सरकार अपनी सुविधा के अनुसार, प्रभाकर जी प्लीज सुन लीजिए, हाई कोर्ट ने ये भी कहा था कि सरकार अगर चाहे तो अपनी सुविधा के अनुसार यात्रा को कोरोना की गाइडलाइन के साथ तय कर सकती है, सुचारू कर सकती है, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आप, सरकार की मंशा ही नहीं थी यात्रा शुरू करने की। सरकार ने लाखों बेरोजगारों को और रोजगार करने का काम किया, और आज जब हाई कोर्ट ने आपको आदेश दिया तब आप कह रहे हैं कि हमने व्यवस्था दुरुस्त कर दी। ये व्यवस्था तो हमारे तीर्थ पुरोहितों ने दुरुस्त की है, जो लोग इतने दिनों से लगे हुए थे, यात्रियों की सुख सुविधाओं का ध्यान रखते थे, जो लड़ाई लड़ते थे, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर यात्री दर्शन करने नहीं आएगा, हमारे तीर्थ धर्म में नहीं आएगा, धर्म नगरी में, तो कैसे रोजगार मिलेगा हमारे लोगों को? इस विषय को जोड़ करके ये विषय, देखिए चर्चा का जो विषय है बड़ा साफ, चर्चा के विषय पे ही मैं बात कर रही हूँ प्रभाकर जी, चर्चा के विषय पे ही मैं बात कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि आप इससे बड़े हैं, इससे ज्यादा नॉलेज है आपको, लेकिन हाई कोर्ट ने भी कहा था आपको, तो आपने इतने दिन क्यों लगा दिए इस यात्रा को शुरू करने में? आप क्या इंतजार कर रहे थे हाई कोर्ट आदेश देगा आपको हर चीज का? आप क्या इंतजार कर रहे थे? सरकार क्या इंतजार कर रही है हाई कोर्ट जब आदेश देगा जब मैं यात्रा शुरू करूँ?
भाई आपने देखिए, पहले से पहल क्यों नहीं की? संचालक कन्या महोदय, जी ब्रेक आ गया। एक मेरी बात रोक करके उनको 1 मिनट का समय दिया। आपने इतने ये बड़े बात बड़े इसलिए नहीं वकील कर रखे हुए हैं जिनकी आप मोटी मोटी सैलरी दे रहे हैं, तो वकील आपकी पैरवी क्यों नहीं करते सरकार की? क्यों आपको बार बार हाईकोर्ट आदेश करता है हर चीज के लिए? आपने वो वकील जो इतनी बड़ी लंबी लिस्ट बनाई हुई है, सरकारी वकील हैं हमारे, जो गवर्नमेंट को सलाह देते हैं, गवर्नमेंट के केस लड़ते हैं, वो क्यों पैरवी पहले से नहीं करते आपको हैं? एक बात क्यों बताऊं मैं, सरकार की किरकिरी हो अभी जाती है? 4 दिन पहले, इसका मतलब है अभी 4 दिन पहले माननीय उच्चतम न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि 12 जून 1975 का जगमोहन लाल जी का फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट का साहसिक फैसला था, जिसमें श्रीमती इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित किया जिस गया। समय इसी दो इसी बात को लाख क्लियर वोटें कर लेते, बर्बाद इसी बात को मैं चाहूंगा क्लियर कर लेते। कमलेश जी, प्रभाकर जी, मैं इसी बात को क्लियर कर लेता हूँ। अभी देखिए बात बिल्कुल साफ हो जाती है। हमारे साथ शिव भट्ट जो अधिवक्ता है हाईकोर्ट नैनीताल के, वो भी हमारे साथ हैं। शिव भट्ट जी, जब जून में फैसला लिया गया चारधाम यात्रा को लेकर रोक का, उस दौरान क्या हुआ? सरकार का पक्ष क्या था, कोर्ट का पक्ष क्या था? क्या मैं चाहूंगा कि उसको थोड़ा तफसील से बताएं। क्या कोर्ट ने उस दिन को लेकर क्या बात करी थी जब इस यात्रा पर विराम लगाया गया था? जानकारी नहीं है, ठीक अनावश्यक क्यों उलझा रही है? ठीक है, शिव भट्ट जी बोले। मैं बोलूं या नहीं, आप बोलिए ना, तो सदस्य अगर आप बोलिए। मैं कमलेश जी आपके पास आऊंगा, प्रभाकर जी मैं आऊंगा, हमारे साथ अधिवक्ता भी जुड़े हुए, मैं बिल्कुल साफ तस्वीर हो जाएगी। जी बोलें शिव भट्ट जी। बताना चाहूंगा कि जो 28 जून 2021 को रोक लगाई गई थी, वो इसलिए लगाई गई थी कि जो मेडिकल फैसिलिटीज थी वो अपर्याप्त थी और जो भी व्यवस्थाएं थी वो दुरुस्त नहीं थी। तो कोर्ट ने कहा था कि 4 हफ्ते में आप दुरुस्त करें और उसके बाद यात्रा शुरू कर सकते हैं। हाँ, लेकिन परंतु जो हमारी सरकार के जो वकील लोग, जो उन्होंने परामर्श दिया कि आप इसके खिलाफ उच्चतम न्यायालय जाएं, इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस फैसिलिटीज को ठीक कराने के बदले आप उच्चतम न्यायालय जाएं, तो वो उच्चतम न्यायालय चले गए अपने वकीलों के परामर्श के द्वारा। तो उच्चतम न्यायालय में भी इन्होंने परस्यू नहीं किया, केस फाइल करके एज इट इज छोड़ दिया, जो कि वो एक सरकार की एक बहुत बड़ी विफलता थी, जो अपने वकीलों पे आंख मूंद करके विश्वास करा। जी, ये मैं कमलेश जी की बात का समर्थन करता हूँ कि आपको अपने वकीलों पे ट्रस्ट करने से अच्छा है आप बाहर से वकीलों की भी राय लें, क्योंकि देखिए जो 2 महीने निकले हैं जून से अभी तक के, वो इसलिए निकले कि सरकार SLP फाइल करने के बाद चुपचाप बैठ गई। ठीक है, फिर अब 31 अगस्त को मेरे ऑफिस में एक संयुक्त मोर्चा है पर्यटन उद्योग का, जिसमें 14 एसोसिएशन है, रजिस्टर्ड एसोसिएशन, उनका एक डेलीगेशन आया था, 14-15 लोग आए थे। उन्होंने हमें बताया कि ये जो बंद है चारधाम यात्रा, इसके कारण कितना नुकसान हो रहा है, कितने लोग अभी गरीबी की रेखा से नीचे जा रहे हैं, कितनों लोगों ने अपना व्यापार चेंज कर लिया है, नौकरी करने लग गए हैं, और उन्होंने डाटा दिया। तब हमने उनसे रिक्वेस्ट करी थी, देखिए ये मेरे हाथ में नहीं है, आप सरकार के पास जाएं, सरकार से मीडिएशन कराएं। उसके बाद हमारी 2 सितंबर को एक मीडिएशन मीटिंग हुई थी, चीफ मिनिस्टर साहब, टूरिज्म मिनिस्टर साहब और आनंद वर्धन जी और मैं एवं ये संयुक्त मोर्चा संगठन, ये जो पर्यटन उद्योग के थे, उनके वो आए थे पदाधिकारी। तो हम लोगों ने मीटिंग करी थी, तो मैंने कोर्ट को एडवाइस किया था, CM साहब को, कि आप SLP वापस लें, क्योंकि SLP में सुनवाई हो नहीं रही है। SLP वापस लेंगे तो जो डेडलॉक है, 2-3 महीने का डेडलॉक है, वो खत्म होगा और उसके बाद हम हाई कोर्ट में एक जॉइंट रिक्वेस्ट करेंगे, मेंशन करेंगे, और उसके तहत हमने मेंशन किया था, एडवोकेट जनरल साहब ने और मैंने जॉइंटली मेंशन किया था कोर्ट को कि सरकार SLP वापस ले रही है, इसके लिए आप सुनवाई रखें। तो कोर्ट ने कहा था कि आप SLP का मुझे विड्रॉवल ऑर्डर लाके दिखाएं। तो 9 सितंबर 2021 को यह SLP विड्रॉ हुई थी। फिर 10 सितंबर को सुबह हमने माननीय उच्च न्यायालय में AG साहब ने और मैंने दोबारा आग्रह किया था कि इसकी सुनवाई आज ही हो, 10 सितंबर को।
क्योंकि 10 सितंबर को हमारे चीफ जस्टिस साहब के घर में कुछ मेडिकल प्रॉब्लम आ गई थी, तो जयपुर चले गए थे। तो 16 तारीख की डेट रखी गई थी क्योंकि छुट्टियां थी इन बिटवीन, और 15 तारीख को गवर्नर साहब का ओथ थी। तो 16 तारीख को आज रखी गई थी। सबसे पहला केस आज इसी का रखा गया था। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सरकार का कि उन्होंने जो एफिडेविट फाइल किया है, जो 150 पन्ने का एफिडेविट। ठीक है शिव भट्ट जी, मैं आऊंगा इस बात पर भी, लेकिन बहुत अहम मुद्दे आपने उठाए। मैं चाहूंगा कि उससे प्रभाकर जी से उन तमाम सवालों का जवाब ले ले। प्रभाकर जी, एक चीज तो साफ हो गई है कि सरकार की हीला हवाली की वजह से बड़े पैमाने पर लोगों की रोजी रोटी छिनी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप SLP डाल के भूल गए, आंख बंद करके आपने अपने वकीलों पे भरोसा कर लिया। कोर्ट ने तो कहा था कि भाई आप नियमों का पालन करके चारधाम यात्रा को शुरू कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हिला हवाली करते करते पूरा महीना आपने निकाल दिया, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर लोगों का रोजगार लोगों से छिन गया, आर्थिक संकट से लोग जूझने लगे। प्रभाकर जी, देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपकी जो चर्चा में भाग लेने वाला भाजपा प्रवक्ता की हैसियत से, क्योंकि मैंने 12 जुलाई के बाद से भाजपा की ओर से मैं नहीं आ रहा हूँ, कुछ मैंने भाजपा से अवकाश लिया हुआ है, इसलिए ना सरकार की ओर से ना भाजपा की ओर से। पर फिर भी चूंकि आपने मेरी चर्चा की है, देखिए माननीय जो अधिवक्ता है उन्होंने बड़ी विस्तार से सारी बात कही। पहले भी उन्होंने कहा सरकार पर वो सरकार हाई कोर्ट के ऑर्डर के विरोध में SLP सुप्रीम कोर्ट में ले गई, तो इसका मतलब ये है कि सरकार यात्रा प्रारंभ कराने के पक्ष में थी, इसीलिए SLP गई। अब जो न्यायिक प्रक्रिया इस प्रकार की है, नई सुनवाई हुई तो कोई ये इस प्रकार की न्याय की प्रक्रिया है, अब उसको हीरा हवाले कर लीजिए, अब वकीलों की गलत परामर्श कीजिए, उसको कई सारे नाम दिए जा सकते हैं। कुल मिलाकर के राजनीतिक वातावरण में इस प्रकार का था, मुख्यमंत्री और सरकार में परिवर्तन हुआ, ये बहुत सारे विषय हैं जो आपस में मिले हुए हैं उन विषय। लेकिन कुल मिलाकर के जो वर्तमान सरकार गंभीर है यात्रा प्रारंभ कराने को, इसलिए एफिडेविट दिया, माननीय न्यायालय ने उसको स्वीकार किया, यात्रा प्रारंभ हो रही है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। बाकी अब वो बाकी सब चीजों को लेकर के उसका कोई लाभ नहीं है इस चर्चा का, उसमें राजनीति डालने का कोई अब आवश्यकता नहीं है अब लोगों की, क्योंकि ये जो चार धाम है, चार धाम केवल आस्था का विषय है, उसके साथ साथ हजारों लोगों की आजीविका का है। और ये आजीविका जो है सभी प्रकार से गरीब वर्ग से लेकर नहीं, प्रभाकर जी आप कह रहे हैं राजनीति हो रही है, इसका राजनीति कौन कर रहा है? प्रभाकर जी, राजनीति कौन कर रहा है? देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता ने जिस प्रकार की बातें कही है वो सब राजनीति। देखिए मेरी बातों पर, और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसी अच्छी बात को भी मैं राजनीति में घसीटना और फिर मैं राजनीतिक रूप से उत्तर दूंगा, फिर वो विवाद होता है, चर्चा पटरी से उतर जाती है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि कांग्रेस पार्टी न्यायपालिका का कितना सम्मान करती है, कई बार देखा जा चुका है, कई बार। और मैंने इसीलिए अभी तो आप कह रहे हैं कि मेरा बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप बिल्कुल प्रवक्ता के तौर पे बात तो कर रहे हैं प्रभाकर जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे समय दीजिएगा प्लीज। प्रभाकर जी, अभी आप कह रहे थे मैं बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पे नहीं हूँ, मैंने अवकाश ले रखा है, लेकिन बात तो आपकी बिल्कुल सत्ता पक्ष की तरफ से ही हो रही है, ऐसा लग रहा है। मैं कांग्रेस का जो चरित्र है उसको बता रहा हूँ, मैं भाजपा की बात नहीं कर रहा हूँ। कांग्रेस का जो चरित्र है, कांग्रेस का न्यायपालिका की तरफ से क्या हाल किया जगमोहन लाल सिन्हा जी का कांग्रेस ने, बताइए। देखिए, अगर मैं कहने पे सुप्रीम कोर्ट में वरीयता समाप्त करके क्या किया गया, कैसे पिछले सब किया गया, चर्चा बहुत। शुरू में ही इसलिए इस बात को, इस विषय को माननीय अधिवक्ता बैठे हैं, तकनीकी उल्टे हैं, यात्रा के ऊपर आयोजित है चर्चा सरकार की नीतियों के खिलाफ, तब आप कह रहे हैं मैं भाजपा से अवकाश ले रखा है मैंने। प्रभाकर जी, आप बड़े हैं, आप सम्मानित हैं, मैं आपका सम्मान करती हूँ, हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगती हूँ। इसलिए आज की चर्चा का विषय आपको शुरू में कहना चाहिए था कि मैं भाजपा का प्रवक्ता नहीं हूँ, आज मैं आम नागरिक की हैसियत से बैठा हूँ। आपने नहीं कहा, जब आपका परिचय हुआ आपने नहीं कहा मैं भाजपा का प्रवक्ता नहीं। जब आप घिर गए तब आप कह रहे मैंने अवकाश ले रखा है। मैं गिरता हूँ मैं अपनी सही है,
मुझे क्या ये गिरने सही करने है? की कोई आवश्यकता क्या ये नहीं। सही और है 12 कि जुलाई सरकार के के बाद इतने में बड़े भारतीय बड़े जनता वकील पार्टी की ओर से जो मोटी ये मोटी सभी चैनल सैलरी को ले रहे हैं मेरी सरकार फेसबुक की, पोस्ट पर देख जनता की लीजिए, गाड़ी ये कमाई बड़ा खा रहे स्पष्ट है। हैं और और वो आपके पैर भी ना चैनल को करे भी क्लियर है, सरकार की मैंने किसी बता बात दिया था की। पहले। मैं इसीलिए बहुत नहीं, आपने अनुरोध नहीं के बताया बाद भी मैं प्रभाकर चैनल जी। पर नहीं आया हूँ। इस चैनल पर विशेष अनुरोध से मैं प्रभाकर आया जी हूँ। कल प्लीज। बात हुई थी, उसका सम्मान करते आया हूँ। मैं इसलिए कह रहा था कि मैं राजनीति का विषय नहीं बनाना चाहता। इस संदर्भ में मैंने कहा था कि मैं इस विषय को राजनीति का विषय नहीं बनाना चाहता। इस संदर्भ में मैंने अपनी बात की थी। कोई गिरना वरना डरना नहीं है, गिरना वरना डरना नहीं। मैं जानता हूँ कैसे मुकाबला करना है। और कांग्रेस के लोगों से लेकिन प्रभाकर जी एक चीज तो मानते हैं ना, प्रभाकर जी मैं आऊंगा कमलेश जी आपके पास। कमलेश जी मैं आपके पास आऊंगा। प्रभाकर जी एक चीज तो मानते हैं ना कि कहीं सरकार की हिलावाली की वजह से ये तमाम चीजें लेट हुई, ये तो मानते हैं ना आप? नहीं मानेंगे, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, कैसे मानेंगे? बहुत सारी बातें मिली जुली हैं। आप सीधा सरकार की हीरा हवाली एक शब्द में चर्चा को लपेटना चाहते हैं, ये गड़बड़ है। बहुत सारी बातें हैं। सरकार पर आरोप लगाना ही चर्चा का विषय है, तो बात दूसरी है। तो आज तो तीर्थ आपने यात्रा अवकाश ले प्रारंभ हो रखा रही है, है, आपको तो जनता बुलाना के ही हित नहीं में चाहिए निर्णय प्रभाकर है। जी। माननीय आपने तो न्यायालय ने अवकाश अच्छा ले निर्णय रखा दिया। है, चर्चा का विषय ये आपने है, अवकाश ले उसको रखा है, चर्चा जनता को की सरकार के पर ले जाना। सरकार ने अच्छा एफिडेविट दिया, सरकार ने आश्वासन दिया हम ठीक से यात्रा प्रारंभ करेंगे। विषय चर्चा का ये है, उसको हीरा हवाली में ले जाना, उसको पिछली सरकारों को लपेटना, ये चर्चा का विषय का, ये अगर हेतु ही है तो देखना पड़ेगा चर्चा का क्या विषय है। मैं जिस चर्चा में होंगे, मैं अच्छी चर्चा है तीर्थ पुरोहितों के हित में है, अच्छा चर्चा है, जनता के हित में अच्छी चर्चा है, समाज के हित में है, लोगों की आस्था के हित में है, माननीय न्यायालय के अच्छे निर्णय को लेकर के चर्चा है। ये नहीं उस विषय को राजनीति में प्रभाकर जी ये सवाल मेरा आप प्रभाकर जी ये सवाल नहीं कमलेश जी मैं आऊंगा। प्रभाकर जी ये सवाल मेरा इसलिए था, प्रभाकर जी ये सवाल मेरा इसलिए था, प्रभाकर जी ये सवाल मेरा इसलिए था क्योंकि जब चारधाम यात्रा पर जून से रोक लगी, प्रभाकर जी मेरी बात को सुन लीजिए। ये सवाल मेरा इसलिए था कि जब चारधाम यात्रा पर कोर्ट की तरफ से रोक लगाई गई कि भाई तमाम तरह की तैयारियां नहीं, मेरी बात को तो सुन लीजिए। हमने ये भी इस दौरान देखा कि तमाम राजनीतिक दल जिसे कह सकते हैं वो यात्राएं भी निकाल रहे थे और कोविड नियम का पालन नहीं कर रहे थे, लेकिन कोविड नियम के पालन ना करने के तहत चारधाम यात्रा पर रोक लगा दी गई थी, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर वो आम आदमी जिसका रोजगार, जिसकी रोजी रोटी उससे चलती है, वो परेशान था और वो टकटकी लगाए देख रहा था कि तमाम पार्टियां क्या कर रही हैं और हमें आखिर चारधाम यात्रा के कोविड नियमों की बातें बताकर हमसे रोजगार हमारा छीन लिया गया। प्रभाकर जी देखिए, ये बड़ी बात है। ये निर्णय माननीय न्यायालय ने रोक लगाई थी। माननीय न्यायालय के निर्णय का सम्मान करना था। उसका दो तरीका है, आप सम्मान करके निर्णय को पालन कीजिए या ऊपर जाकर के निर्णय को बदलवाइए। दो परिस्थिति होती है। सरकार ने उसमें जो भी निर्णय हुआ, जिस परिस्थिति पर सरकार ने उसमें तत्कालीन सरकार ने ये उचित समझा कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाकर के निर्णय को बदलवा लेते हैं, ये उसमें नीति बनाई। अब वो जो निर्णय था सही था गलत था अलग विषय है, लेकिन आज की तारीख में जो सरकार है, जो इस निर्णय का जिसने अनुपालन करना है, वो सरकार ठीक दिशा में काम कर रही है। ये विषय है, मुख्य विषय कि सरकार ने आश्वासन दिया, सरकार ने एफिडेविट दिया, सरकार ने तैयारियां की, सरकार वो ठीक से करे और न्यायालय ने समीक्षा का भी प्रावधान रखा है कि उसकी रिपोर्टिंग होगी, ये ठीक से अनुपालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये विषय ये है इस समय का। उसमें उस समय सरकार ने क्यों निर्णय लिया, क्या निर्णय लिया, सरकार का जबरदस्ती उस समय की सरकारों को लपेटना है, वो इस समय चर्चा का हेतु नहीं होना चाहिए, मेरा ये कहना है। ठीक है, अब हमारे साथ राजेश सेमवाल जी भी जुड़े हुए। राजेश सेमवाल जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? राजेश सेमवाल जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो शायद राजेश जी हमारे साथ नहीं, शुभट हमारे साथ है। शुभट जी, क्या कहेंगे आप जो बात प्रभाकर जी ने कही? प्रभाकर जी ने जो बात कही है वो ठीक है। मैं सिर्फ इतना अनुरोध करता हूँ प्रभाकर जी से भी और सरकार से भी कि आप कॉम्पिटेंट लॉयर्स रखिए अपने, जो कि कोर्ट में आपका पक्ष ठीक से रख सकते हैं। जो आपकी ड्राफ्टिंग होती है कोर्ट में, जो एफिडेविट्स फाइल होते हैं, जो आपके लॉयर्स नहीं बना रहे हैं, आपके एग्जीक्यूटिव्स बना रहे हैं, सेक्रेटरीज बना रहे हैं।
और जो जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई होती तो सुप्रीम कोर्ट में निश्चित तौर पर एसएलपी आपकी डिसमिस होती। वो इसलिए कि आपके जो सेक्रेटरी साहब थे जावलकर जी, और उन्होंने यहाँ उच्च न्यायालय में ये बोला कि जितने भी तीर्थ पुरोहित हैं उनको हमने डबल डोज देके वैक्सीनेटेड कर दिया है, और जो एसएलपी में दावा कर रहे थे कि सिर्फ हमने तीर्थ पुरोहितों को सिर्फ पहली डोज दे रखी, और जो तथ्य मेडिकल फैसिलिटीज का जो उच्च न्यायालय में दिया था उसके ठीक विपरीत सुप्रीम कोर्ट में दिया था। तो यह तो एक सरकार की बहुत अच्छी पहल थी कि ये वापस ले ली गई। अगर वापस नहीं ली जाती और ये सुनवाई हो जाती तो निश्चित तौर पर इस वर्ष चार धाम यात्रा नहीं हो सकती, शुरू नहीं हो पाए। तो मेरा यह विनम्र निवेदन है, चाहे कांग्रेस हो या चाहे बीजेपी हो, किसी भी की सरकार हो, आप कॉम्पिटेंट लॉयर्स को अपॉइंट करिए जो आपका पक्ष रखे और जो आपके एफिडेविट्स खुद ड्राफ्ट करके आपको भेजें। अब वो अगर आपके एफिडेविट्स खुद ड्राफ्ट नहीं करके भेजेंगे तो उससे यह होता है कि जो जज साहब चाह रहे हैं जो आपसे क्वेश्चंस का आंसर्स, वो आ नहीं पाता है। और जो 28 जून को जो लगे थे उससे पहले के जो भी शपथ पत्र लगे थे और 28 जून को जो आपकी स्टे हुआ था वो इन्हीं कारणों से हुआ था कि आपके जो भी शपथ पत्र जाते थे जावलकर साहब के या अन्य सेक्रेटरीज के, वो अपूर्ण होते थे और जो कोर्ट जानना चाह रही थी जानकारियां वो उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। और वो उपलब्ध इसलिए नहीं हो पा रही थी कि आपके एफिडेविट में नहीं थी, प्लस आपके वकील साहब कोर्ट को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, वो चुपचाप बैठे रहते थे क्योंकि उनके पास मतलब शिव भट्ट जी एक चीज बिल्कुल साफ थी कि सरकार चारधाम यात्रा को लेकर सीरियस नहीं थी जितना होना चाहिए था। नहीं, सीरियस नहीं थी ये तो मैं नहीं कह सकता, सीरियस थी, ये मैं शुरू से मानता हूँ कि सीरियस थी। परंतु एक लेकुना जो था वो यह था कि आपकी सरकार की जो भी भावना थी, जो भी तैयारियां थी, वो आपके कोर्ट में उजागर नहीं हो पाए। जो आपके डाटा थे, जो सही डाटा थे, वो कोर्ट के सामने नहीं रखे गए। मैंने कोर्ट को 10 बार बताया कि यह जो डाटा एफिडेविट में है और जो इनकी सरकारी वेबसाइट में है वो डिफरेंट है। तो 28 जून को भी मैंने कोर्ट से रिक्वेस्ट करी थी कि आप स्टे ना दें, आप इसका निरीक्षण करवाएं, कोर्ट के एक कमिश्नर अपॉइंट करें और निरीक्षण कराएं कि सुविधाएं हैं या नहीं है। क्योंकि आपके सरकारी वकील ने मेरा समर्थन नहीं किया था, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया कि हमारी व्यवस्थाएं हैं या नहीं है, वो चुप रहे। इसके कारण यह स्टे पास हुआ था उस दिन, और वो सिर्फ इसीलिए हुआ था कि आप चलिए आपके जो भी सुविधाएं नहीं है आप 4 हफ्ते में लाके दीजिए जवाब, और 4 हफ्ते के बाद हम सुनेंगे। तो अब एडवाइस ऑफ द काउंसिल्स की वजह से एसएलपी में गए, उन्होंने यह दिखाने की कोशिश करी सुप्रीम कोर्ट में कि हमने फैसिलिटीज तो दी है, लेकिन हाई कोर्ट ने उसे नजरअंदाज किया, जो कि यह उचित एडवाइस नहीं थी। मेरा मानना अभी भी यही है कि आपको उसी समय 4 हफ्ते के बाद इसी न्यायालय में अपनी तैयारियां रख के अपने वकीलों के थ्रू ड्राफ्टेड पिटिशंस फाइल करके, एफिडेविट फाइल करके आपको चारधाम उसी दिन, मतलब 28 जून को हुआ था तो 28 जुलाई को खुल सकती थी ये यात्रा, वो खुल नहीं पाई। और उस दिन भी माननीय एडवोकेट जनरल साहब ने कोर्ट में यह बोला कि सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी फाइल्ड है, आप इस स्टे को कंफर्म कर दीजिए जब तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं आता। यह एक कथन अपने आप में अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारने वाला साबित हुआ, क्योंकि आपके एसएलपी की सुनवाई तो हो नहीं रही थी, और एक ओरल मेंशनिंग का प्रथा है सुप्रीम कोर्ट में, चाहे हाई कोर्ट में, हर कोर्ट में होती है कि अगर आपका केस फाइल्ड हो गया है, नंबरिंग हो गई है, तो आप कोर्ट में मेंशन कर सकते हैं ओरल मेंशनिंग की इसकी सुनवाई आज ले लें, कल ले लें, जल्द से जल्द लें।
ठीक है शिव वो शिव भट्ट जी, overall बहुत mentioning बहुत नहीं बहुत हो- अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। और मैं कह सकता हूं कि आपने पूरी तस्वीर जिसे कह सकते हैं वो साफ कर दी है। फिलहाल कमलेश जी भी हमारे साथ हैं, मैं चाहूंगा जल्दी से अपनी बात को रखें फिर मैं आगे बढ़ूँ। देखिए अभी जैसे अभी हमारे अधिवक्ता जी बता रहे थे, उन्होंने हर चीज पर मोहर लगा दी है। जैसा कि अभी मैंने पहले बोला था, उन्होंने इस चीज पे मोहर लगा दी है कि सरकार की अगर उस समय पैरवी अच्छी हो जाती, जिन वकीलों को हम मोटी मोटी सैलरी दे रहे हैं, जनता की गाड़ी कमाई उनको दे रहे हैं सरकार के माध्यम से, तो उनको पैरवी करनी चाहिए किसी भी विषय पर। ये खाली चार धाम यात्रा की बात नहीं है, कोई भी विषय हो उस विषय पर वकीलों को अच्छे से पैरवी कोर्ट में करनी चाहिए। तो सरकार क्यों ये मुंह ताकती है कि जब हाईकोर्ट हमें कोई आदेश करेगा तभी हम कोई काम करेंगे? ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार को अपनी पहल अपनी पैरवी अच्छे से खुद करनी चाहिए, इन सारी चीजों को देखना चाहिए। जैसा कि अभी अधिवक्ता जी ने बताया सारी चीजों को कि पैरवी ठीक से प्रकार से ना होने के कारण अगर सुप्रीम कोर्ट में भी अगर उनकी अपील जाती तो शायद वो भी निरस्त हो जाती, वो भी डिसमिस हो जाती। तो क्या ये सारी चीजें मायने नहीं रखती हैं? क्या जन भावनाओं के साथ आपका खिलवाड़ नहीं है? क्या आपने जो बेरोजगार हुए हैं कोरोना काल में 2 साल से जो लोग बेरोजगार थे, आपने यात्रा के माध्यम से भी उनको बेरोजगार कर दिया। आप अगर यात्रा को सुचारू करते, अगर आपकी मंशा अच्छी होती तो आप सुचारू कर देते ठीक से। जितनी भी कोरोना की गाइडलाइन थी, उस गाइडलाइन के माध्यम से लोगों को, यात्रियों को सुख सुविधा प्रदान करते और वो यहाँ पे दर्शन करते, ताकि हमारे हजारों हजारों लोगों को रोजगार मिलने की संभावना पैदा होती। आज आप कब वो गाइडलाइन का पालन करेंगे? अभी देखने वाली बात होगी कि हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया है उसके माध्यम से हमारी जो सरकार है वो कितना अच्छा काम करती है। और बहुत अच्छी बात आज कोर्ट ने करी है, धन्यवाद करेंगे हम कोर्ट का, कि उन्होंने समीक्षा अधिकारी उनके साथ डिप्यूट कर दिए जो हर रोज की रिपोर्ट हाई कोर्ट को देंगे। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सरकार तो गलत तथ्य पेश करती है कोर्ट के अंदर और इसी के कारण बार बार उनकी किरकिरी होती है। किसी भी चीज के लिए ले लीजिए कि आज राज्य सरकार की कोई भी ऐसी चीज इस प्रदेश के अंदर नहीं है कि जिसको सरकार चला रही हो। हर चीज को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट चला रहा है, वही आदेशित करता है। तो सरकार किस लिए है? ठीक है, तो सरकार किस लिए ये सवाल पूछ रही है कमलेश जी। फिलहाल वक्त की थोड़ी सी कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रभाकर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, राजेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शिव भट्ट जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम चीज़ों को हमारे सामने रखने के लिए। तो देवभूमि के दंगल में फिलहाल चारधाम यात्रा पर जो विराम लगा था उसे हटा दिया गया है, लेकिन आखिर ये स्थिति क्यों बनी और इस स्थिति को लेकर साफ तौर पे ये तमाम चीज़ें पहले भी क्लियर की जा सकती थी ताकि कि बड़े पैमाने पर लोगों को रोज़गार मिल सकता था। तो कई ऐसे सवाल भी हैं जिनको देखने और समझने की ज़रूरत है, लेकिन इन सब के बीच अब कोर्ट ने फैसला ले लिया है, हर 7 दिन की रिपोर्ट मांगी जाएगी। कोरोना गाइडलाइन के मद्देनज़र आप चारधाम यात्रा कर सकते हैं। फिलहाल देवभूमि के दंगल में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का